हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आपके अपने चैनल वाईफाई कैंपस में। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर 1 सेक्शन बी को। तो सेक्शन बी में है 3 अंकीय प्रश्न, यानी कि यहाँ पर आपको जो है सो हर एक प्रश्न के लिए जो है सो 3 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को 5 प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास है 7 क्वेश्चन है सर आप लोग के पास, और आपको जो है सो 5 क्वेश्चन को जो है सो लिख के दिखाना होगा। तो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन पहला है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी देश की अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पर निजी पूंजीपतियों यानी प्राइवेट बिजनेसमैन का बोलबाला होता है। यानी कि जो भी उत्पादन कार्य करना है वो सारा कार्य कौन करेगी? हमारे निजी पूंजीपति करेंगे। सरकार का हस्तक्षेप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। हॉस्पिटल बनाना है, निजी पूंजीपति बनाएंगे, सरकार कुछ नहीं करेगी। आगे समझते हैं, इसका विशेषताओं को देखते हैं। इसमें निजी संपत्ति का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में होता है क्योंकि पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। देखिए दोस्तों, सरकार का उद्देश्य आर्थिक कल्याण होता है, बट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में निजी पूंजीपति जो है सो हर एक काम करते हैं, उत्पादन प्रक्रिया में जुड़ी हुई हर एक काम करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इसीलिए वे लोग जो है सो अधिक से अधिक जो है सो निजी संपत्ति का प्रयोग करते हैं और उत्पादन कार्य में सहयोग करते हैं। दूसरा विशेषता है, इसमें आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है। दोस्तों, सरकार का यहाँ पर हस्तक्षेप शून्य के बराबर है, यानी कि यहाँ सरकार बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करती है। अब सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तो यहाँ पर क्या होगा? आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाएगी, यानी कि कोई भी उत्पादक कितना भी उत्पादन कर सकता है और कोई भी उत्पादक उत्पादन को कम भी कर सकता है। ये उस पर डिपेंड करता है। उसका लाभ अगर घट रहा है तो वह उत्पादन कम कर देगा, उसका लाभ बढ़ रहा है तो वह उत्पादन ज़्यादा करेगा और ज़्यादा पैसा भी लेगा। तीसरा विशेषता है, इसमें प्रतियोगिता अनिवार्य रूप से होती है। दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे फर्म्स होते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, बहुत सारी फैक्ट्री होती हैं जो आपस में निरंतर जो है सो कंपटीशन करते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रतियोगिता अनिवार्य रूप से पाई जाती है। पर ऐसा सोचिए, अगर सरकार के अंदर सभी के सभी फैक्ट्रीज हो, इंडस्ट्रीज हो, तो क्या वे आपस में प्रतियोगिता करेगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता अनिवार्य रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट विशेषता, सरकार किसी विकास कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती है। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सरकार का कार्य यहाँ पर नगण्य होता है। सरकार जो है सो सिर्फ आर्थिक विकास पर नज़र रखती है, वो कैसे हो रहा है ये उसको मतलब नहीं है। उसका बस ये काम है कि देश का जो है सो शासन व्यवस्था अच्छे से चल सके। इसलिए सरकार का यहाँ पर हस्तक्षेप नगण्य होता है, ज़ीरो होता है। इसमें अगला विशेषता, इसमें आर्थिक समस्या का समाधान कीमत तंत्र के द्वारा होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी आर्थिक समस्या का समाधान होगा, यानी कोई भी आर्थिक समस्या का समाधान होगा, वह कीमत तंत्र यानी मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होगा। यानी कि अगर किसी वस्तु का डिमांड बढ़ रहा है या अगर किसी वस्तु का डिमांड बढ़ रहा है तो उसका सप्लाई भी जो है सो तेज़ी से किया जाएगा, उसका ज़्यादा कीमत लिया जाएगा। किंतु अगर किसी वस्तु का मांग घट रहा है तो उसका जो है सो कम उत्पादन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख करें। दोस्तों, व्यावसायिक बैंक की बात कर रहे हैं हम लोग। व्यावसायिक बैंक का मतलब कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का मतलब जो आसपास आप लोग अपने बैंक्स को देखते हैं उनकी बात कर रहे हैं, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उन बैंक को कहा जाता है व्यावसायिक बैंक। अब व्यावसायिक बैंक की मुख्य कार्य 3 होते हैं। पहला होता है जमा स्वीकार करना, मतलब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। यहाँ पर व्यावसायिक बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य जनता से जमाएं स्वीकार करना है। व्यापारिक बैंकों द्वारा सावधि जमा, आवर्ती जमा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख विशेषताएं जमाएं निम्नलिखित। देखिए दोस्तों, पहला काम है व्यावसायिक बैंक का कि वह क्या करती है? जनता से जमा स्वीकार करती है। अब जनता से जो जमा स्वीकार करेगी उसके लिए भी उसने कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है। उसमें ऑप्शन ये दिया हुआ है करंट डिपॉजिट, यानी कि सरकार यानी कि बैंक जो है सो, सरकार मैं बोल दे रहा हूँ, बैंक जो है सो
चार तरह का जो है सो अकाउंट डिसाइड की है, चार तरह का अकाउंट जो है सो खोलने की जो है सो जनता को छूट दी है कि आपको जो अच्छा लगे आप उस अकाउंट को खुलवाइए और पैसे को जमा करवाइए। पहला है सेविंग डिपॉजिट, बचत जमा, जो हर एक नागरिक का होता ही है, सेविंग्स अकाउंट। दूसरा है चालू जमा यानी कि करंट डिपॉजिट। तीसरा है आवर्ती जमा यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट। चौथा है सावधि जमा यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। इसका मतलब क्या हुआ, व्यापारिक बैंकों द्वारा चार प्रकार के खातों को जो है सो जनता के लिए निर्धारित किया गया है। दूसरा विशेषता है ऋण देना यानी कि ग्रांटिंग लोन्स। देखिए दोस्तों, व्यापारिक बैंकों का दूसरा मुख्य कार्य लोगों को ऋण देना है यानी कि लोन बांटना है। बैंकों के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है उसमें से एक निश्चित नगद राशि अपने पास रखकर बाकी रुपया बैंक द्वारा दूसरे व्यक्तियों को उधार दिया जाता है। दोस्तों देखिए, व्यापारिक बैंक अगर पैसा अपने पास रखेगी तो वो व्यर्थ है, इसलिए व्यापारिक बैंक क्या करती है, उसको लोन देने में जो है सो इस्तेमाल करती है। वह एक फिक्स्ड राशि जो है सो अपने पास रखती है और बाकी सभी पैसों को जो है सो, सभी रुपयों को जो है सो अन्य व्यक्तियों को जो है सो ऋण प्रदान कर देती है। अब व्यापारिक बैंक तीन तरह के जो है सो मुख्य रूप से ऋण देती है। पहला है नगद सा यानी कि कैश क्रेडिट। दूसरा है अधिविकर्ष यानी कि ओवरड्राफ्ट, या स्पेलिंग गलत है, DRAFT होगा, ड्राफ्ट। तीसरा है लोन्स ऋण एवं अग्रिम, या थोड़ा सा गलती हो गया, ऋण एवं अग्रिम होगा दोस्तों, लोन्स एंड एडवांस। तीसरा विशेषता है साख निर्माण। देखिए दोस्तों, व्यावसायिक बैंकों का सबसे मुख्य काम है साख निर्माण करना। साख निर्माण का मतलब कि पैसे से पैसा बनाना। अब देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में साख निर्माण व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य बन गया है। बैंक जनता से प्राथमिक जमाएं राशि प्राप्त करते हैं और उससे क्रेडिट कार्ड ट्रांसफर करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सरकार का मुख्य काम है साख निर्माण करना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मध्यवर्ती वस्तु एवं अंतिम वस्तु में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों मध्यवर्ती वस्तु होता क्या है, अंतिम वस्तु होता क्या है? देखिए दोस्तों, अंतिम वस्तु वह वस्तु होता है जिसको अंतिम रूप से प्रयोग में जो है सो हम लोग उपयोग में जो है सो लाते हैं, मतलब उसका इस्तेमाल ही होना है, उसको अब दोबारा जो है सो बेचने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाएगा, यानी उस वस्तु से दोबारा कोई नई वस्तु नहीं बनेगी। मध्यवर्ती वस्तु क्या होगा? मध्यवर्ती वस्तु एक ऐसी वस्तु होगी जहाँ पर उसका प्रयोग उसका प्रयोग दूसरे वस्तुओं को बनाने में किया जाएगा और उसको जो है सो फिर बेचा जाएगा। देखिए दोस्तों, अंतिम वस्तु वह वस्तु होता है जिसका प्रयोग उपभोक्ता द्वारा होता है और उन्हें फर्मों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कि फर्म जो है सो उत्पादन प्रक्रिया में अंतिम वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेगी। यानी कि अगर आप जैसे मार्केट से बिस्किट खरीदते हैं तो बिस्किट क्या है, और बिस्किट क्या है, अंतिम वस्तु है। यानी बिस्किट को क्या कर रहे हैं, आप खरीद के लाएं और आप उसे खा लिए, अर्थात अंतिम वस्तुओं का प्रयोग किन्हीं अन्य वस्तु के उत्पादन प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसका प्रयोग घरेलू क्षेत्र के उपभोग में किया जाता है। घरेलू क्षेत्र का मतलब आप उसे जो है सो इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी ओर मध्यवर्ती वस्तु वह होता है जिसे एक फर्म द्वारा किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे दोस्तों, एक बिस्किट फैक्ट्री जो है सो आटा खरीदती है, मैदा खरीदती है और उस मैदे को जो है सो बिस्किट बना लेती है, तो वह क्या करेगी, मैदे से क्या कर रही है, बिस्किट बना रही है। क्यों बना रही है? क्योंकि उसे बेचना है। तो मैदा क्या है, मैदा जो है सो एक मध्यवर्ती वस्तु है। बट सोच के देखिए, हम लोग जो है सो आटा खरीदते हैं, मैदा खरीदते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं, बट हम उसे बेचते हैं क्या? नहीं बेचते हैं, हम उसे जो है सो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ एक बात समझ में आ गया कि मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम वस्तु, यानी कि कोई एक ऐसी वस्तु, यानी कि कोई वस्तु मध्यवर्ती भी हो सकती है, अंतिम वस्तु भी हो सकती है, डिपेंड करता है उसके इस्तेमाल पर। चलिए दोस्तों, अगला हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है? यह बचत की सीमांत प्रवृत्ति से किस प्रकार संबंधित है? देखिए दोस्तों, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कुल उपभोग में परिवर्तन एवं कुल आय में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कि कुल उपभोग में जो परिवर्तन होगा और कुल आय में जो परिवर्तन होगा, उन दोनों के
अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहेंगे। यानी कि अगर इसको शॉर्ट में गणितीय रूप में लिखें तो MPC बराबर AC बाय AY होगा। अगला है बचत की सीमांत प्रवृत्ति। बचत की सीमांत प्रवृत्ति का मतलब कुल बचत में परिवर्तन, यानी बचत में जो भी मेरा परिवर्तन आएगा एवं कुल आय में परिवर्तन के अनुपात को, यानी कि आय में परिवर्तन होने से बचत में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है उसको ही क्या कहेंगे? बचत की सीमांत प्रवृत्ति कहेंगे। अर्थात MPS बराबर क्या होगा? AS बाय AY, यानी कि इनकम मेरा चेंज होते जाएगा, मेरा सेविंग्स भी कम होते जाएगा। अब अगर हम दोनों में संबंध की बात करें कि MPC और MPS में संबंध क्या होता है, तो दोनों का जोड़ हमेशा 1 के बराबर होता है। आइए इसे प्रूव करते हैं। लिखे हैं प्रूव। वी नो डेट Y इक्वल टू CS। हम लोग जानते हैं कि इनकम बराबर क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स होता है, यानी आय बराबर उपभोग प्लस बचत होता है। अर्थात अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ जो है सो, सबके तरफ जो है सो, अब जैसे देखिए दोस्तों, y बराबर हम C प्लस एच लिखें तो AY सब जगह AA तो ऐड कर सकते हैं, A मतलब हो गया एवरेज, इसलिए यहाँ लिख दिए हैं AY बराबर AC प्लस AS। अब दोस्तों यानी कि AY का मतलब हो गया एवरेज इनकम, AC का मतलब हो गया एवरेज कंजम्पशन और AS का मतलब हो गया एवरेज सेविंग्स। अब दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? डिवाइड कर दे रहे हैं AY से, तो क्या हो गया? AY बाय AY बराबर AY बाय AY बराबर, यहाँ बराबर होगा दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा छूट चुका है तो आप लोग समझिएगा। AY बाय AY बराबर है यहाँ पर, बराबर AC बाय AY प्लस AS बाय AY। अब देखिए दोस्तों, AY बाय AY क्या होगा? 1 के बराबर होगा, और AC बाय AY ये भी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा। AC बाय AY क्या है? MPC के बराबर है। आप लोग देखिए AC बाय AY किसके बराबर है? MPC के बराबर है। और बात करें AS बाय AY किसके बराबर है? तो MPS के बराबर है। तो हम लोग को समझ में आ गया कि AC बाय AY की जगह हम लोग MPC लिख सकते हैं और AS बाय AY की जगह MPS लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? MPC प्लस MPS बराबर मेरा क्या आ गया? 1 आ गया, और था हम लोग इनको जो है सो प्रूव कर लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक एजेंट से क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। आर्थिक एजेंट का मतलब क्या होता है? आर्थिक एजेंट का मतलब वे सभी व्यक्ति जो लाभ कमाने के लिए काम करते हैं उनको कहा जाता है आर्थिक एजेंट। वे सभी व्यक्ति जो सिर्फ लाभ कमाने के लिए काम करते हैं उनको कहा जाता है आर्थिक एजेंट। यानी कि अगर कोई उत्पादक उत्पादन करता है, क्योंकि उसको उससे क्या होगा? मुनाफा होगा, लाभ होगा, इसलिए वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? आर्थिक एजेंट कहलाएगा। कोई समोसे बेचने वाला समोसा बेचता है, क्यों बेच रहा है? क्योंकि उससे उसको लाभ होना है, इसलिए वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? आर्थिक एजेंट कहलाएगा। समझते हैं? सभी आर्थिक क्रियाएं करने वाले व्यक्ति को आर्थिक एजेंट कहते हैं। कोई भी आर्थिक एजेंट को हो अपना लाभ कमाने के लिए, यानी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए अलग अलग फर्मों में लगे रहता है। मतलब क्या हुआ? कोई भी आर्थिक एजेंट मतलब कोई भी व्यक्ति हो, वह लाभ कमाने के लिए अलग अलग फर्मों में अलग अलग कामों में लगा है। जैसे एक दर्जी जो है सो कपड़ा सिलाई करता है, एक शिक्षक जो है सो पढ़ाता है, एक दुकानदार जो है सो अपने वस्तुओं को बेचता है, एक उत्पादनकर्ता क्या करता है? उत्पादन करता है। तो इससे ये बात समझ में आ गई कि आर्थिक एजेंट क्या होता है? वे सभी व्यक्ति होते हैं जो लाभ कमाने के लिए कार्य करते हैं, जैसे उपभोक्ता, उत्पादक, निवेशकर्ता, विनिमयकर्ता, दुकानदार आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व लेखा। राजस्व लेखा का दूसरा नाम है राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति क्या होता है? सरकार का एक ऐसा आय का स्रोत जिसको प्राप्त करने से सरकार की जिम्मेदारियों में कमी नहीं आती है और ना ही उसकी परिसंपत्तियां घटती है, उसे ही हम लोग कहते हैं राजस्व प्राप्ति। समझते हैं दोस्तों यहाँ क्या लिखा हुआ है? सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के टैक्सेस, सरकार जो है जितने भी प्रकार के टैक्सेस वसूल रही है, सभी प्रकार के कर वसूल रही है, और शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज और लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को ही राजस्व प्राप्ति कहते हैं। देखिए दोस्तों, सरकार टैक्स लगाती है हम लोग के ऊपर,
क्या हम लोग टैक्स के बदले कुछ उम्मीद कर सकते हैं सरकार से कि वो हमारे लिए कुछ करेगी? नहीं कर सकते। सरकार हम पर शुल्क लगाती है। शुल्क का मतलब ये हो गया, जैसे आप लोग लाइसेंस बनाने जाते हैं तो उसके लिए सरकार क्या लेती है? आपसे एक फ़ीस लेती है, एक ठो शुल्क लेती है। फिर निवेशों पर प्राप्त ब्याज और लाभांश, इस पर भी निवेशों पर प्राप्त लाभांश और ब्याज तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को ही क्या कहेंगे हम लोग? राजस्व प्राप्ति कहेंगे। अब देखिए दोस्तों, राजस्व प्राप्ति के कुछ घटक हैं, जैसे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर। गैर कर प्राप्तियों में क्या आएगा दोस्तों? फीस, लाइसेंस, दंड एवं जुर्माना, परमिट, सार्वजनिक उपक्रमों से आय, ये सब किस में आ जाएगा? नॉन टैक्स रिसीव्ड में आएगा, यानी कि गैर कर प्राप्तियों में आएगा। अच्छा, सार्वजनिक उपकरणों से आय का मतलब क्या हुआ? जैसे सरकार जो है, सरकार के पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि सरकार की अपनी एक LIC है, पोस्ट ऑफिस है, NTPC है, उससे सरकार को क्या होता है? आय प्राप्त होता है। तो वो क्या हो जाएगी? वो आएगी गैर कर प्राप्तियाँ कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। खुली अर्थव्यवस्था को उदाहरण सहित समझाइए, क्या होता है? अभी आपको थोड़ा देर पहले आपको हम पार्ट 1 में समझा चुके हैं कि बंद अर्थव्यवस्था आप किसे कहते हैं। तो खुली अर्थव्यवस्था ठीक उसका उल्टा होगा। समझते हैं, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध पाया जाता है, विदेशी निवेश होता है और अन्य देशों के साथ वस्तुएं एवं सेवाओं का आयात निर्यात भी होता है, जिससे दोनों देशों के आय एवं रोजगार में वृद्धि होती है, उसे खुली अर्थव्यवस्था वाला देश कहते हैं। जैसे भारत, चीन, रूस आदि से व्यापार कर। समझिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं भारत का ही। भारत क्या करेगा? अन्य देशों के साथ एक आर्थिक संबंध स्थापित करेगा और उनके साथ क्या करेगा? विदेशी निवेश करेगा वहाँ पर, और वहाँ के वस्तुओं और सेवाओं को जो है सो बेचेगा भी और उन देशों को खरीदेगा भी। तो इस ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे हम लोग? खुली अर्थव्यवस्था वाला देश कहेंगे। जैसे भारत चाइना के साथ क्या करता है? बिजनेस करता है, ट्रेड करता है, इसलिए भारत क्या है? एक खुली अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत अमेरिका के साथ भी व्यापार करता है, इसलिए वह क्या है? खुली अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत रूस के साथ भी व्यापार करता है, इसलिए वह क्या है? खुली अर्थव्यवस्था वाला देश है। वर्तमान समय में दुनिया के सभी देश खुली अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। तो दोस्तों, रखते हैं आज के लेक्चर को यहीं तक और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।